सुप्रभात मान्यवर। आज हम बात करेंगे नेपाल की। आपने देखा कि पिछले वीडियो में कि मेरी जो नेपाल की यात्रा है वो सच में बड़ी ज़बरदस्त रही। और मैंने जो ये यात्रा शुरू की थी ये की थी पूर्वी नेपाल से लेके, और मैंने जो एग्ज़िट किया था वो किया था पश्चिमी नेपाल में। हालांकि मैं और भी बहुत सारी वहाँ पे जगहें घूमना चाहता था, लेकिन दिल्ली में मेरा कुछ एक ख़ास काम था जिस वजह से मुझे वापस दिल्ली जो है बहुत जल्दी आना पड़ा। तो खैर कोई बात नहीं, भविष्य में कभी मौका मिले तो मैं ज़रूर एक बार फिर से नेपाल जाना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे थे कि जो नेपाल है वो घूमने के लिए कैसा है, कितना सेफ़ है और कितना खर्चा वहाँ पे आता है घूमने के लिए, या वहाँ पे कौन कौन सी जगहें हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज पूरा बात करेंगे। और उन लोगों के लिए ये वीडियो खास करके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होगा जो लोग भारत से बाहर यात्रा करना चाहते हैं, वो भी सस्ते में। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करूंगा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो नेपाल का जो मेरा ट्रिप रहा वो सच में बहुत ज़बरदस्त रहा। आपने देखा मैंने नेपाल के पूर्व से यानी कि ककड़बिटा से मैंने शुरू किया था, और पश्चिम में महेंद्र नगर के पास में मैंने एग्ज़िट किया था उत्तराखंड में। तो दरअसल अब सबसे पहला जो प्रश्न आप लोगों का था वो ये था कि नेपाल कितना सस्ता है या कितना खर्चा आ जाता है। मैं आपको एक सीधी सीधी एक बात बता देता हूँ। अगर आप 10 दिन का नेपाल का टूर करते हैं तो आपका जो खर्चा होगा वो 15 से 20 हज़ार के बीच में होगा। डिपेंड करेगा कि आपका जो है क्या क्या खर्चा करते हैं। नेपाल जो है एक बहुत ही सस्ता देश है। हमारा भारत का 100 रुपया उनके 160 रुपये के बराबर है। तो थोड़ा सा आपको कई बार कई मायनों में जो नेपाल है वो थोड़ा सा महंगा लगेगा। जैसे कि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो मुझे भारत से महंगा लगा, क्योंकि भारत में आज भी अगर आप एक ऑर्डिनरी बस में 200 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो भारत में जो आज की डेट में जो सफ़र होता है वो लगभग 350 के आसपास की टिकट या 400 की होगी। क्योंकि यहाँ पे किसी भी ट्रांसपोर्ट में आज तक 2 रुपये पर किलोमीटर अभी तक नहीं है। किसी में 1.5 रुपये है, किसी में आपको 1.25 रुपये है। तो यानी कि आप मान के चलिए मैक्सिमम भारत में आप 200 किलोमीटर की जो यात्रा है वो भारतीय रुपए में 400 रुपए में कर सकते हैं। लेकिन अगर वही 200 किलोमीटर अगर आपको नेपाल में करना हो तो कम से कम भारतीय रुपए में आपको कम से कम 700 से 800 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो इस मामले में थोड़ा सा जो नेपाल है वो महंगा है। और मैंने तो आपको एक बार बताया भी था कि अगर आप नेपाल में अपनी गाड़ी से अपनी बाइक से जाते हैं तो शायद वो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहेगा और ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा। बाकी जो होटल्स या रुकने के लिए हैं, हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हम लोग काउच सर्फिंग का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम लोग हॉस्टल में रुकते हैं। तो वहाँ पे जो हॉस्टल होटल्स हैं वो आपको 500 रुपये से शुरू हो जाते हैं। हालांकि कई तो इससे भी नीचे से हैं, लेकिन फिर भी एक जो नॉर्मल होटल या हॉस्टल या गेस्ट हाउस आपको मिलेगा वो 500 रुपये पर नाइट से शुरू होता है। और वहाँ का जो खाना है 3 टाइम का लगभग 500 से 600 रुपये आपको कॉस्ट करेगा। तो अगर आप डेली का बात करें 500-600 रुपये आपका खाने पे हो गया, 500 रुपये के आसपास आपका रहना हो गया, और बाकी का जो खर्चा है लगभग थोड़ा ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया वो 400 से 500 रुपये हो गया। तो मान के चलिए आपका एक दिन का जो खर्चा आता है वो लगभग 1500 रुपये आपका आएगा। यानी कि 10 दिन के लिए अगर आप रुकते हैं तो लगभग आपका 15,000 रुपये का खर्चा आएगा। और दूसरी बात है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। अब पड़ोसी देश होने के नाते यहाँ के लिए हमें पहुँचना बहुत ही सस्ता है। भारत से तो जैसे मैंने आपको आखिरी वीडियो में दिखाया कि मैं टनकपुर से यानी कि बनबासा से दिल्ली के लिए सिर्फ 200 रुपये में पहुँचा था। हालांकि वो 2S की सीटिंग थी, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल थी, उसमें कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, और आराम से मुझे टिकट मिल गई थी। 200 रुपये में मैं टनकपुर से दिल्ली पहुंच गया था। यानी कि अगर आप कोई भी दिल्ली से नेपाल बॉर्डर जाना चाहता हो सिर्फ 200 रुपये में जा सकता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि उस देश में पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम बाहर के देशों में जाते हैं हमारा जो सबसे बड़ा खर्च होता है वो होता है एयर फेयर पे। जो एयर टिकट होती है मेरी अपनी जो टिकट है वो 40-40, 45-45 हज़ार की कई बार लेनी पड़ती है। जब पीछे कोविड के टाइम पे मैं रशिया गया था तो उस टाइम पे मेरी लगभग 40,000 रुपये की टिकट थी। उससे पहले हालांकि सस्ती थी। और वैसे ही कई बार जैसे मान लीजिए मैं और भी दूसरी जगह जैसे अल्बानिया गया और बीच में टर्की गया, वहाँ से UAE होते हुए आना पड़ता है, तो उसमें जो है काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है। तो नेपाल एक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आपको पहुँचने का जो खर्चा है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है।
और दूसरी बात है कि नेपाल के लिए सबसे सबसे बेस्ट जो बात है वो ये है कि नेपाल के लिए आपको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। आपको पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तब भी चलेगा। सिंपली आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसको आप साथ में रख सकते हैं। हालांकि मुझसे तो सच बात ये किसी ने पूछा ही नहीं कि आप कौन हो, कहाँ हो। तो नेपाल के साथ में ये अच्छा है कि आप जो है एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन सच बात ये है वहाँ पे है ही नहीं। कुल मिला के जो नेपाल है वो काफ़ी सस्ता है घूमने के लिहाज से। बाकी अब बात आती है नेपाल में घूमना कहाँ पे चाहिए। देखिए, नेपाल में अगर आपको घूमना है तो जैसे मैंने दिखाया कि जनकपुर एक अच्छा, अगर आपको कोई रिलीजियस पर्पस से जाते हैं तो जनकपुर धाम उनके लिए अच्छा हो सकता है। और इसके अलावा काठमांडू जा सकते हैं। काठमांडू में क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर और भी दूसरे बहुत सारे जो है वहाँ पे धार्मिक स्थान हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। नहीं तो एक तो मुक्तिनाथ टेम्पल है, हालांकि वो काफ़ी दूर पड़ेगा। तो ये सारे जो, अगर आप धार्मिक यात्राओं में भी कोई दिलचस्पी लेते हैं तो जनकपुर धाम से आप शुरू कर सकते हैं। और मैंने जो ट्रेन दिखाई थी आपको वो भारत के हमारे बिहार से जयनगर से वो ट्रेन चलती है और जनकपुर धाम तक आपको पहुंचाएगी। हालांकि वो एक स्टेशन और आगे जाती है कुर्ता तक, लेकिन जनकपुर धाम से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। जनकपुर धाम से आप काठमांडू आइए सिंधुली रोड होके, जो वो रोड मैंने दिखाया था आपको वीडियो में, आप उससे काठमांडू पहुंच सकते हैं। 2 या 3 दिन अगर आप काठमांडू एक्सप्लोर करते हैं उसके बाद आप निकल जाइए पोखरा की तरफ। पोखरा नेपाल का मुझे सच में सबसे खूबसूरत शहर लगा और बहुत साफ़ सुथरा, और आसपास की जो जगहें थी वहाँ पे वो सच में बहुत ही अच्छी थी। हालांकि मैं किसी सिटी में 1 या 2 दिन से ज़्यादा रुकता नहीं हूँ, लेकिन पोखरा में मैंने काफ़ी टाइम बिताया और मैंने वहाँ आसपास में ट्रैकिंग की, आपने देखा वीडियो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रेकमेंड करूँगा पोखरा। अगर आप नेपाल के अंदरूनी हिस्से में जाना चाहते हैं तो एक वहाँ से भी काफ़ी आगे एक जगह है गंदरुक, वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। तो हालांकि मैं नहीं जा पाया वहाँ पे क्योंकि मेरे पास उतना समय था नहीं। और दूसरा, बहुत सारे लोग मस्तांग जाने के लिए जो है आपको कहेंगे कि आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। वो वहाँ पे थोड़ा सा दूर है लेकिन सच में बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ का प्लान ज़रूर करूँगा कभी भी, हालांकि मुझे भी मौका नहीं मिला इस बार जाने का। तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। नेपाल का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सच में बहुत खूबसूरत है और आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। आप कहीं विलेजेस में जाइए, वहाँ पे जो ट्रैकिंग है आप देखिएगा कि पोखरा में ज़्यादातर जो आपको फॉरेन टूरिस्ट मिलेंगे और वो लोग कुछ अन्नपूर्णा के लिए जो है ट्रैकिंग करने के लिए आए हुए हैं, कुछ तो माउंट एवरेस्ट तक जाना चाहते हैं। तो अलग अलग वहाँ पे ट्रैकिंग के भी अलग अलग जो है स्पॉट्स हैं, वहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर किसी को पसंद है एडवेंचर, जैसे कि पैराग्लाइडिंग करनी है, रिवर राफ्टिंग करनी है, तो वो सब भी आपको पोखरा के नज़दीक में आपको मिल जाता है। या ये केबल कार में लोग जो है एंजॉय करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपको इस तरह के मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वहाँ पे वो होता है ट्रैकिंग का। और ट्रैकिंग भी कैसी कि आप गाँव से होते हुए जाते हो। तो हालांकि मुझे भी मौका मिला था कुछ नेपाली लड़कियों के साथ में गांव के बीच में से जाने का, तो सच में बहुत ही ज़बरदस्त रहा वो, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो नेपाल का जो ग्रामीण हिस्सा है वो सच में बेहद खूबसूरत है, वो आप मिस मत कीजिएगा। आप सिर्फ शहर ना देखिए, नेपाल के गाँव में भी जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब बात आती है सेफ्टी की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ना तो कोई देश पूरी तरह से सेफ होता है और ना ही कोई भी देश पूरी तरह से अनसेफ होता है। डिपेंड करता है ये। फिर भी जो रैंकिंग होती है किसी देश की सेफ्टी में वो ये है कि नेपाल दुनिया की सेफेस्ट कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ के लोग हैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं और जो नेपाल के लोग हैं वो सच में ईमानदार मुझे लगे। और क्योंकि हमारा जो है, आप जानते हैं मैं शिमला से हूँ, हमारे यहाँ पे जो नेपाली लोग हैं वो हमारे यहाँ काम करने आते हैं, तो हमारा तो बचपन से ही उनके साथ में समय बीता हुआ है, अलग अलग जो नेपाली लोगों के साथ में। तो जो नेपाल के लोग हैं वो बड़े लॉयल होते हैं और काफ़ी सभ्य होते हैं। तो ये चीज़ मैंने नेपाल में जाके भी देखी। ऐसा नहीं कि वो हमारे पास काम करते थे तो शायद इसलिए वो वैसा दिखाते हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने वहाँ जाके देखी कि हाँ, नेपाली लोग सच में बड़े ईमानदार हैं। ईमानदारी के 2 किस्से हमारे साथ हुए थे, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में। एक मेरे साथ हुआ था और एक हुआ था, आपने देखा होगा, मुझे राजस्थान के कुछ दोस्त मिले थे, उनके साथ हुआ था। तो ये दोनों किस्से मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने वाला किस्सा सुनाता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं जनकपुर से जा रहा था काठमांडू के लिए, तो वो छोटी सी बस थी जो मिक्रो बस होती है टोयोटा की, तो उसमें बैठे हुए थे। वो बस पूरी फुल थी। कहीं रास्ते में एक जगह में किसी ग्रामीण हिस्से में, हालांकि पहाड़ी क्षेत्र था वो, वहाँ किसी ने हाथ दिया। तो जो हमारे ड्राइवर भाई साहब, उन्होंने गाड़ी रोक दी।
गाड़ी रोकने के बाद में उन्होंने उनको नेपाली में कहा, हालांकि मुझे नेपाली आती नहीं है, मतलब बोलनी नहीं आती, लेकिन थोड़े बहुत मैं समझ लेता हूँ कि क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ नेपाली हमारे बचपन से लेके काम करने आते हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को मालूम चल जाता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे काठमांडू जाना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सीट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं नीचे फ्लोर पे बैठ जाऊँगा, हालांकि वो बहुत तंग सी जगह होती है छोटी बस में। तो उन्होंने कहा कि मैं फ्लोर पे बैठ जाऊँगा नीचे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैठ जाओ। तो फिर वो किराए की बात होने लगी, तो उन्होंने मांगे 800 रुपये उनसे। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो टोटली 800 रुपये है, आप एक काम करो मेरे से 700 रुपये ले लो और 100 रुपये का मैं कुछ रास्ते में खा लूँगा। तो जो ड्राइवर भाई साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं 800 रुपये ही लगेंगे। तो बेचारे पहले से थोड़े से मायूस हुए, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, और वो फाइनली बैठ गए। तो एक जगह रास्ते में जो वो गाड़ी है वो रुकी खाना खाने के लिए। तो सब लोग खाना खाने लग गए। तो ड्राइवर ने देखा कि जो वो बैठे हुए थे गाड़ी में जिन्होंने 800 रुपये दिए, वो सच में दूर जाके बैठे हुए हैं और चुपचाप से देख रहे हैं सब लोगों को। तो ड्राइवर को बड़ा अजीब सा लगा मुझे, जो मैं जज कर रहा था उनको। तो वो उनके पास गए, उन्होंने शायद से 200 रुपये निकाले और उनको दिए। कह रहे कि ये 200 रुपये रख लो, इससे कुछ तुम खा लो, तुम्हारा किराया 600 रुपये ही है। तो वो भाई साहब आपको मालूम है क्या बोलते हैं? कह रहे नहीं नहीं मेरा खाना तो 100 रुपये में आ जाएगा, तुम एक काम करो 100 रुपये वापस रख लो, मुझे सिर्फ 100 रुपये वापस दे दो। आप समझिए, एक इंसान जो किराया है वो वापस लौटा रहा है 200 रुपये, और दूसरा इंसान कह रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ 100 रुपये की ज़रूरत है, 100 रुपये में मेरा खाना आ जाएगा, तुम ये 100 रुपये वापस रख लो। ये थोड़ा सा मुझे बड़ा मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया कि यार, कि अगर दुनिया के किसी दूसरे देश में या हमारे भारत में ये चीज़ होती, क्या ये सामने वाले उसको 200 रुपये वापस देता? और अगर देता तो क्या ये 200 रुपये ना रख के सिर्फ 100 रुपये रखता, 100 रुपये उसको वापस दे देता? तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना यहाँ पे। तो मुझे लगा, मैं सच में मेरे लिए एक नई बात थी ये, तो मुझे लगा कि यार आज भी ऐसे लोग हैं दुनिया में। और एक जो इंसिडेंस और था वो हुआ था मेरे दोस्तों के साथ में। उनको नेपाली पुलिस ने उनको पैसे वापस दिलवा दिए थे, और वो उनसे आप सुन लीजिएगा। दोस्तों, हम जनकपुर से आ रहे थे काठमांडू के लिए। तो हमारे को मतलब सीधे कोई बस नहीं मिल रही थी, सीटें फुल थी। तो फिर हम जनकपुर से आए, बद्रीवास बीच में छोटी सी जगह आती है, वहाँ तक आए। और फिर वहाँ से हम मतलब काठमांडू के लिए हमारे को बस मिल रही थी। फिर वहाँ से हम टैक्सी में बैठे, छोटी सी बसें थी उसमें आ रहे थे। तो हमारे से लिए 1500 रुपये नेपाली रुपीज़, मतलब इंडियन रुपीज़ हमने 900 रुपये दिए थे, उसके 1440 ऐसे कुछ बनते थे, मतलब नेपाली रुपीज़। तो वो लिए और फिर हम वहाँ से रवाना हो गए। और बाकी वाले और हमारे साथ में थे, उनसे भी वही 1500 नेपाली रुपीज़ लिए। फिर हमारी बस रवाना हो गई और फिर आगे आती है, चेक पोस्ट आती है। तो फिर हमारी वहाँ पर गाड़ी रुकाई और सीधे पूछा कि आपसे किराया कितना लिया। तो हमने सीधे बता दिया कि मतलब नेपाली रुपीज़ 1500 किसी ने बताया, हमने बोला कि इंडियन रुपीज़ 900 रुपये। फिर उन्होंने कैलकुलेट किया तो 1440 होते हैं। तो हम ग्रुप में 3 थे, तो तीनों से 1440 लिए। फिर उन्होंने ड्राइवर से बात की कि यहाँ से जो किराया है जनकपुर से वो सिर्फ 1000 रुपये, आपने कैसे 1500 लिए? तो फिर वो हमारे को गाड़ी साइड में की और 1 घंटा तक तो वेट हुए, मतलब इंक्वायरी वगैरह की और फिर पैसे कैलकुलेट किए पूरे, मतलब पूरी पुलिस वालों ने मतलब पूरी कितने पैसे लिए और अब वापस कितने दे रहे हैं, वो पूरी कैलकुलेट करके फिर हमारे को जो 1000 से ऊपर होते 440 ऐसे हमारे ऊपर आदमी को दे दिए। किसी को 1500 लिए थे तो वो 500 दे दिए वापस। हम पहली बार ये नेपाल के अंदर आए और ये सिर्फ नेपाल के अंदर देखा, बाकी इंडिया में मैंने कभी कहीं नहीं देखा। तो बहुत अच्छा लगा। जो लोग बोलते हैं ना कि नेपाल एक बहुत गरीब देश है, उधर आप क्या बताओगे? मेरे भी बहुत कमेंट आए थे और कमेंट कर लेते हैं, तो उनके लिए बोलता हूँ, यहाँ पे इंसानियत की भी बात बहुत होती है, इंसानियत होती है, एक दूसरे की केयरफुल लोग करते हैं, किसी को प्रॉब्लम ना हो, हेल्पफुल होती हैं। तो इस तरह से जो ट्रैवलिंग करते हुए अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो आप भी अगर ट्रैवलिंग करना चाहें तो नेपाल सेफ कंट्री है, लोग बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा आपको अपना ध्यान ज़रूर रखना होता है हर जगह पे, लेकिन नेपाल में बाकी कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी का किसी तरह का कोई इशू नहीं है। आप आराम से घूम सकते हैं। खुद सोलो ट्रैवलर हैं तो गाँव में दूर दूर तक जा सकते हैं। वहाँ तो बहुत सारे फॉरेनर, यूरोपियंस, अमेरिकन्स, बहुत सारे लोग आए हुए थे। जब आपने देखा मेरी वीडियो में कि ट्रैकिंग करने बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो सब लोग घूमते हैं। नेपाल एक सेफ कंट्री है,
बहुत ही अच्छी कंट्री है, बिना किसी टेंशन के आप वहाँ पे घूम सकते हैं, आपको किसी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपको एक सस्ते में ट्रैवल करना है, देश से बाहर जाना है या बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के बाहर जाना है, तो नेपाल से अच्छा ऑप्शन और दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो उम्मीद करूँगा तो ये जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी मैंने संक्षेप में दी है, ये आपके काम आए कभी भी अगर आप नेपाल फ्यूचर में जाते हैं। तो बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।